नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कल विदेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो यूरोपीय महाद्वीप के छोटे छोटे देशों का दौरा करेंगे और उसके बाद 16 और 17 जून को वो कनाडा में G7 का नेतृत्व एक प्रकार से उसमें जाके अपना समिट में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद मैं अंत में आपको बताऊंगा कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह दुनिया और देश में अलग अलग देश में अपना दमखम दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया इसको बड़े ही मजबूती से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसे समझ भी रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का प्रधानमंत्री यूरोपीय महाद्वीप में आज जाके अपना एक छोटे छोटे देशों को बारीकी से और उस तवज्जो से उसको अपने आप में एक प्रकार से कहें तो उसका वो निष्ठा, वो उसके प्रति सम्मान दे रहा है जो बड़े बड़े देशों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। जैसे कि आप देखिए साइप्रस एक बहुत से छोटा सा देश है। वो साइप्रस जिसको दुनिया में कोई स्थान उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं, इसे छोटे देश समझकर बड़े बड़े देश उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अफ्रीकी महाद्वीप के ही देखे होंगे, जो गरीब मुल्क है, गरीब देश है, उसे ये बड़े बड़े ये सुपर पावर वाला देश उसे उस अंदाज से नहीं देखते हैं जिस अंदाज से उसे देखना चाहिए। लेकिन उन्हें ये चीज़ पता नहीं होता है कि जो ये यूएन का मेंबर है, अगर वो किसी मत पर अपना मताधिकारी देते हैं उसका भी वैल्यू उतना ही होता है जितना कि बड़े बड़े सुपर पावर देश का होता है। इसको इस अंदाज से समझे, एक डेमोक्रेसी में चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, अंबानी जैसे परिवार का हो, या कोई गरीब तबके जो शोषित पीड़ित वंचित ऐसे तबके लोग हो, जब मत देने का समय आता है, जब वोटिंग करने का समय आता है, उसका भी गिनती सिर्फ एक ही होगी, ना कि अमीर लोग का 2 और गरीब लोग का 1। तो उसी तरह इस चीज़ को मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को समझा है और वो आजकल देख रहे हैं कि यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी छोटे से छोटे देश हैं, बड़े देश तो भारत का नज़दीक है ही, उसका अच्छा उनसे रिलेशन है। छोटे छोटे देशों को भी भारत से उसी आधार पर बात, उसी आधार पर उसके साथ विचार, आईटी, नवाचार, अलग अलग चीज़ों में, शिक्षा में उनके साथ पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। मैं साइप्रस को लेकर कुछ आपको बताना चाहूँगा कि साइप्रस एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा देश है और वो 2 पार्ट में विभाजित है, एक नॉर्थ एक साउथ। जो साउथ दक्षिणी साइप्रस है तो एक प्रकार से यूएन 193 देश उसको मान्यता दे रहा है, जिसमें भारत भी उसको एक स्वतंत्र, एक सोवरेनिटी, संप्रभुता से परिपूर्ण देश के रूप में उसे मान रहा है। जो नॉर्थ साइप्रस है वो टर्की, जिसे हम तुर्की बोलते हैं, उसके कब्जा में है और उसे पूरी दुनिया नहीं मान रहा है। उसको सिर्फ तुर्की उसे लंबे समय से अपने कब्जा में रखा है और उस पर अपना अधिकार जताता है, जबकि दुनिया उसे नहीं मानता है। उसे दक्षिण साइप्रस जो है उसका हिस्सा मानता है, उसका पार्ट मानता है। और आप देखते होंगे कि जब कभी भी भारत और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की मसला होते हैं तो ये तुर्की सबसे पहले आके उसमें अपना चौधरी चरण ऐसा बर्ताव करते हैं और पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, उसका पक्षपात करते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत से हमारे देश के ऐसे युवा हैं जो इस चीज़ को समझता नहीं होगा। अगर कोई देश किसी देश के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनके सपोर्टिंग में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उससे हित साधना है। आज पूरी देश और दुनिया एक प्रकार से कहते निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ की भावना से देख रहे हैं। अमेरिका हो, पश्चिमी दुनिया जो भी हो, अगर भारत को वो तवज्जो दे रहा है तो वो समझ रहा है कि आने वाला जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, कहीं ना कहीं भारत का उसमें सबसे बड़ा रोल होगा।
तभी आज ये सारी दुनिया भारत को बड़े ही ध्यान से फोकस से सुन रहे हैं और इसे समझ रहे हैं। तो बहरहाल मैं साइप्रस को ओर ले जाना चाहता हूँ। टर्की को आप देखेंगे कि जब वहाँ अर्थक्वेक आया था, भूचाल आए थे, तो बचाव राहत को लेकर भारत ने अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते थे, हमारे यहाँ जो आपदा रोधक जितने भी फोर्स थे उसको भेजा गया। यहाँ से जो भी आवश्यकता रिसोर्स थे सारा चीज़ प्रोवाइड टर्की को किया गया। और वो भूचाल अर्थक्वेक जो आया था बड़े ही भयावह आया था, 7.5 से कहीं ज़्यादा तीव्रता था उसका। वो बड़े बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर चुका था। तो हम उसे मानव के नाते ढेर सारा मदद करते थे। फिर भी ये जो पहलगांव इससे मुद्दे हुए उस पर तुर्की ने हमारा साथ नहीं देके पाकिस्तान का साथ दिए। तो सबसे जो जड़ है ये बात है कि पाकिस्तान हमारा एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा तो जम्मू कश्मीर 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर से कहीं ज़्यादा का एरिया है, और जिसमें हम 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर पर अपना लद्दाख और लेह को अपना राज, अपना ज़मीन कब्जा करके रखा है। बाकी आधा आधी ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने चीन को भी दे रखा है। तो मैं किसी दिन उस पर भी बातें करेंगे, एक अलग से एपिसोड लाएंगे उस पर। लेकिन मैं टर्की जो ये पाकिस्तान का विलाप रोते हैं, भाषा बोलते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जो ये उत्तरी साइप्रस है वो एक प्रकार से अवैध तरीका से, गलत तरीका से टर्की ने कब्जा कर रखा है, और ये पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये मेरा पार्ट है, मेरा अभिन्न अंग है। जिस तरह से पीओके पर पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कहता है ये मेरा है, और उसे वो आज़ाद पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरे भारतीय और आज पूरी दुनिया इस चीज़ को जान चुकी है वो एक पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। तो अब यहाँ पर मसला इस तरह से है, अगर तुर्की इस तरह से बयान दे कि नहीं वो भारत का अभिन्न अंग है, तो पाकिस्तान इस पर बहुत ही सरल से और दुनिया बड़े ही सरल से जो साइप्रस, उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर रखा है उसे छोड़ने को कहेंगे। तो तुर्की इस चीज़ को ध्यान में रखकर कभी भी ऐसा पाकिस्तान से नहीं कहेंगे। और पाकिस्तान आप देखिए, वही जब तुर्की की बात आता है तो पाकिस्तान भी उसके पक्ष में मत नहीं देता है। आप देखिए तुर्की कितना बेबस, लाचार, मजबूर है कि जब उसकी बात आती है तो यूएन में जब वोटिंग किया जाता है तो पाकिस्तान वहाँ भी नहीं आता है, लेकिन ये टर्की उसके सामने आता है। तो बहरहाल मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साइप्रस का टोटल दोनों जो नॉर्थ और साउथ साइप्रस का एरिया है वो महज 9-9.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 36% कुल मिला के कहें तो 350 वर्ग किलोमीटर ये नॉर्थ साइप्रस में आ जाते हैं, और उस पर टर्की का कब्जा है। और इसका जनसंख्या जो देखेंगे पॉपुलेशन वो लगभग 12 लाख के आसपास है, 1.2 मिलियन के आसपास है। तो जिसमें कि 10 लाख दक्षिण साइप्रस में है और 2-2.5 लाख के आसपास आप कह सकते हैं तो वो उत्तरी साइप्रस में है। तो ये भी एक प्रकार से आज़ाद होने के लिए सारा अपना फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं कि हम एक ना एक दिन दक्षिणी जो साइप्रस है उसमें ऐड हो जाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जब साइप्रस गए और वहाँ वो पूरी मजबूती के साथ उसका वेलकम वहाँ के राष्ट्रपति ने किया, और इससे ये हुआ कि 2 दशक के बाद कोई ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री है जो साइप्रस का दौरा किया है, और इसका गर्मजोशी से वेलकम किया गया है, जिसमें आपको सीधा कूटनीति, राजनीतिक का भी इसमें एक पक्ष आएंगे। और ये कहीं ना कहीं आज टर्की को खल रहा होगा, तुर्की को खल रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं उत्तरी जो साइप्रस कब्जा कर रखे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं ये तुर्की को लगता होगा कहीं ना कहीं इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो देखिए
टर्की का कैसा रवैया है ये मैं आपको बताया। और अब ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहें तो यूरोपीय महाद्वीप का पार्ट है। और टर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोपीय महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में इसका पार्ट आता है। तो और क्रोएशिया का दौरा गया, पहले साइप्रस गया, उसके बाद क्रोएशिया गया, वो भी यूरोपीय महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। उसकी भी एरिया आप देखेंगे तो यही 5.5 या 5,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आएंगे। वहाँ का जो पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 4 मिलियन के आसपास, 40 लाख के आसपास आएंगे। ये बहुत छोटे छोटे हैं, आप इसको देखिए। और भारत ऐसे जो विश्व में 7वां स्थान पर अपना एरिया के रूप में और अपना जो पॉपुलेशन है वो पहला स्थान रखते हैं। तो आप सोचिए, जो कि दुनिया में पहला और 7वां स्थान पर अपना स्थान सिक्योर करता है। और ये छोटे छोटे देशों को इस तरह से मान्यता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी विवाद, किसी भी मसले पर यूएन में ये सारे देश मैंने जो बताया आपको, साउथ साइप्रस और ये क्रोएशिया, ये सारे देश यूएन का मेंबर है। जब कभी वहाँ वोटिंग होंगे तो इसका भी उतना ही प्रभावित, उतना ही इफेक्टिव मत होगा जितना भारत, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ब्रिटेन, चीन इसका होता है। तो इसलिए मोदी इस चीज़ को समझता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे देशों को भी उसी तरह से जैसे बड़े बड़े देश को तवज्जो देते हैं। तो क्रोएशिया को और साइप्रस को, दोनों को, और वो आज और कल यानी कि 16 और 17 को वो कनाडा में कनानासिक्स जो है, जो कनाडा का एक भव्य, दिव्य और वो पर्वतीय क्षेत्र है जो प्रकृति का सौंदर्य से भरा हुआ है, वहाँ पर जाके G7 में समिट में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पूरी दुनिया भारत की ताकत को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देखते होंगे कि कनाडा का जो नया नवनिर्वाचित वहाँ का जो पीएम हुआ है, मार्क कार्नी साहब जी ने उन्हें आमंत्रित किया था और बुलाया था। इससे पहले जब वहाँ का नया प्रधानमंत्री वहाँ का जो पहले था, तो उन्होंने भारत के साथ अपना रिश्ता जो था वो एक प्रकार से कहें तो पूरी तरह से खराब कर चुका था। और आज नए प्रधानमंत्री वहाँ जब नवनिर्वाचित आए हैं, वो फिर नए सिरे से भारत और कनाडा के बीच स्थापित करना चाहता है। तो उन्होंने खुद भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि G7 हो रहे हैं, इसमें आप आमंत्रित हैं, आप इसमें आए हैं। तो जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि G7 में भारत उसका मेंबर नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, फिर भी ये उस तरह से उस सम्मेलन में, उस समिट में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये दुनिया को बताएंगे। तो भारत ढेर सारी ऐसी समस्या को लेकर दुनिया को हित में जो विश्व बरादरी है उसको बताते हैं। याद होगा कि 21 तारीख को आने वाला जो एक प्रकार से विश्व योग के रूप में मनाया जाएगा, ये थीम भारत का ही देन था। और ये थीम यूएन में जाके यूएन ने पूरी दुनिया से कहा, पूरे सारे देशों से कहा कि कुछ ऐसा यूनिक चीज़ लाएं जो कि पूरा वर्ल्ड को एक सूत्रपात में बांधे। तो उस समय किसी भी देश के नेता के पास ऐसा कोई बड़ा थीम नहीं था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे आके यूएन के जो चीफ थे, सेक्रेटरी गुदरे साहब, उनको इस चीज़ को लेके बताया कि हम पूरी दुनिया को योग जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, इसको लेकर हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं। और आज देखिए, मैं इसे एक दावे के साथ कह सकता है कि उस समय 175 देश इसको अनुयायी किया था, इसको एडॉप्ट किया था और इसका लगातार नंबर बढ़ रहा है। तो भारत का प्रधानमंत्री का विचार भले उस मंच पर, उस प्लेटफॉर्म G7 का वो मेंबर नहीं है, लेकिन जो भी कुछ ये बातें रखते हैं, विचार रखते हैं, तो पूरी दुनिया इसको बड़े ही शिद्दत से लेते हैं। तो अब मैं आपको सीधा सॉफ्ट
पावर के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह से पूरी दुनिया में काम कर रहा है और इसका क्या विश्व बिरादरी में इम्पैक्ट पड़ रहा है। सॉफ्ट पावर से मैं मतलब आपको पहले डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा जो आपको सरल स्वभाव सहज लगे, जैसे शिक्षा हो, आर्ट एंड कल्चर हो, अपनी भाषा, अपनी जो भी चीज़ें हो, एक दूसरे से आदान प्रदान करें, अपने हुनर, स्किल, सारी चीज़ों पर आपकी जो धरोहर है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को एक देश से दूसरे देश के बारे में जागरूक ऐसे उसके बारे में बताया जाता है। एक प्रकार से इसे कहें तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के रूप में यहाँ की सारी फिल्में हो, यहाँ की सारी पर्व त्योहार, जितने भी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में दूसरे देश जाने और उसे बताएं। तो यही तो भारत की खासियत है। और हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग तरीके से भारत को जानने के लिए इसे बताते हैं कि भारत क्या है। भारत का एक एक शहर, एक एक कोने में अद्भुत है। और आप देखिए कि तमिलनाडु का जो कन्नड़ है, तमिल भाषा है, ये सब बहुत पुराने हैं, 50-100 वर्ष की पुराने हैं, 5000 वर्ष की पुरानी भाषाएं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर वो अलग अलग मंच पर बातें करते हैं। जैसे सबसे बड़ी उदाहरण ये है कि G20 का जो हमने अध्यक्षता लिए थे, तो और भारत के अलग अलग 200 से अधिक शहरों में मैं इसका बैठकें करवाएं और जितने भी G20 का मेंबर थे, उनके जो भी अधिकारी थे, वो अलग अलग भारत के पूरे शहर में गए। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी मैं इसको बैठकें करवाए थे। तो वहाँ देखा नॉर्मल पूरी तरह से आसान था। जो 370 35 धारा हम हटकाए थे, वहाँ से हटाए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया भारत की जो सॉफ्ट पावर है इसको मान रहे हैं। और हम सिर्फ सॉफ्ट पावर पर ही नहीं टिके हुए हैं, अगर आन पड़े तो हम हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम जब परमाणु संपन्न हुए थे तो हमारा फर्स्ट जो हमारा एक थीम था कि नो वार। हम किसी भी मुल्क, चाहे वो परमाणु संपन्न हो चाहे वो परमाणु संपन्न नहीं हो, मैं पहले किसी के ऊपर इसका अटैक नहीं करेंगे। अगर वो हमारे ऊपर इस तरह की वार्तालाप करेंगे, हमारे ऊपर इस तरह की धमकियां देंगे, हमें इस तरह से बरगलाएंगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रिटालिएट करना जानते हैं। हम हाल ही के दिनों हम उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान में पहलगांव में जो उन्होंने आतंकवादी के द्वारा हमला करवाए थे, तो हमने उनका एयरबेस ना जाने कितने उसे डैमेज किए थे। और ये हार्डवेयर का एक जीता जागता उदाहरण है। तो हम बुद्ध का देश हैं, हम ज्ञान भी प्रोवाइड कराते हैं, और हम यहाँ एक प्रकार से कहें तो शिव का भी देश हैं। हम यहाँ त्रिशूल भी उठाना जानते हैं। तो ये दुनिया और विश्व बिरादरी को इस चीज़ को भारत से क्या लेना है, ज्ञान लेना है या त्रिशूल, या इस प्रकार से कुछ अलग तरह से भारत से लेना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और देखेंगे कि G7 से क्या उभर कर आते हैं। ये 2 दिन चलेंगे, 15 से 17 तक चलेंगे। तो जो भी इनपुट आएंगे मैं आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें और लगातार मेहनत करें, आगे की ओर बढ़ते रहें।